सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। यह हिंदी व्याकरण की कक्षा में इसके पहले जो आप लोगों ने अ, बहुत से पाठों को पढ़ा है व्याकरण में, पर आज हम लोग एक नई बात पढ़ने वाले हैं। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कोई वाक्य जो है वह अशुद्ध कैसे है उसे पहचानना और फिर उसको शुद्ध करना। सबसे पहली बात को हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम पहचानें कि वह वाक्य अशुद्ध कैसे है। यह बात अगर आपको पता चलती है तो आप शायद उस गलतियों को करें ही ना। पर उसके पहले ही आप ध्यान दे लें कि वाक्य में वाक्य को शुद्ध रूप से लिखा और पढ़ा जाए, बोला जाए और समझा जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं और आप देख सक रहे हैं कि इसको समझने के लिए आप जो है व्याकरण विषय जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्याकरण ही है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है। तो व्याकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य वाक्य शुद्धि के नियम, यहाँ पर मैं वैसे तो नियम बहुत से नियम हैं, मैं आपको चंद कुछ ही नियम को बता पाऊंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। लिंग एवं वचन, लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां। लिंग और वचन आपने पढ़ा है कि लिंग किसके बारे में बताते हैं, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और वचन से किसी वस्तु या फिर जीव के एक या अनेक होने का पता चलता है व्यक्ति के। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 वाक्य रखे हैं। आप लोग पहले सोच लीजिए कि इन दोनों वाक्य में कौन-सा गलत है और कौन-सा सही। पहले आप लोग सोच लीजिए, वैसे तो आपको दिखाई भी दे रहा है अशुद्ध-शुद्ध। तो चलिए अच्छी बात है। तो चलिए आप लोग पहले यहाँ देख रहे हैं कि पहला वाक्य अशुद्ध है, कोयल मीठा गाता है। तो कोयल मीठा गाता है, पहले आप ये सोचिए कि ये अशुद्ध क्यों है? आपको ये सोचना है। अशुद्ध क्यों है? आप सोच लिए होंगे। अब मैं उत्तर बता दूं कि कोयल मीठा गाता है वाक्य तो है, और सभी वाक्य जो है सभी शब्द सही है, शुद्ध वर्तनी में कहीं से गलत भी नहीं है। तो अशुद्ध इसलिए है कि कोयल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, चिड़िया का नाम है कोयल, और इसीलिए कोयल मीठा गाती है। तो क्रिया का रूप क्या होगा? गाती है। तो लिंग में जब शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होंगे, हाँ, स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध करा रहे होंगे, तो उसका क्रिया भी उसी के अनुसार होना चाहिए। पहले वाक्य में गाता है, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है? गाती है। तो शुद्ध कौन सा हुआ? कोयल मीठा गाती है। तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तर्क सम्मत यानी तर्क के आधार पर आप वाक्य को समझेंगे। आप दूसरा, ये भी लिंग एवं वचन संबंधी अशुद्धियां यहाँ भी है। यहाँ पर 2 वाक्य है, एक अशुद्ध शुद्ध। ये बक्सा बहुत भारी है। हाँ, तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर कितना बक्सा है? एक। हाँ, एक बक्सा मैंने रखा है, लेकिन वाक्य लिखा है क्या? ये बक्सा बहुत भारी है। तो यहाँ पर एक के लिए यह का प्रयोग होता है, पर बहु बहुत ज्यादा होगा तो ये का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस दिशा से ये वाक्य गलत हुआ और यह बक्सा बहुत भारी है। तो यहाँ पर देखिए आप, लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां। 2 वाक्य है फिर से, और चित्र किसका है? गेहूं, गेहूं की फसल। हाँ, यहाँ के ये क्या है? खेतों में है, लैंड में है। हाँ, तो क्या है? इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ। तो अब आप सोच सकते हैं कि दूसरे वाले में शुद्ध है, तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में कहा गया है इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई। तो हम लोगों ने अच्छी प्रयोग क्यों किया है? आप ये सोचिए। अगर ये शुद्ध है तो क्यों है, ये भी तो सोचना चाहिए। शुद्ध इसलिए क्योंकि फसल स्त्रीलिंग शब्द है। फसल स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया का रूप अच्छा हुआ नहीं बल्कि अच्छी हुई होगा। हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। विभक्ति यानी जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्दों को बीच में मैं, पर, से, के लिए, हाँ, परंतु, लेकिन,
इस तरह से कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष करके मैं, से, पर, हाँ, और उसके बाद आपका के लिए, का, के, की, ये सभी विभक्तियां हैं। इनको व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो अभी आपको सिर्फ समझने के लिए समझना है कि मैं, पर, से का सही प्रयोग। जैसे मेरा भाई कल को आएगा, मेरा भाई कल को आएगा। तो यहाँ पर आप सुन भी रहे हैं कि वाक्य ठीक सुनने में कैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखिए शुद्ध वाक्य जो रखा है, मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई कल आएगा। तो देखिए वाक्य रचना को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर को का प्रयोग, को जो है वो अनावश्यक है, जरूरी नहीं है ना, जिससे वाक्य अशुद्ध हो गया है। तो का, के, की, को, ये सभी जो है, इनका अगर सही प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, यह पुस्तक अनंत का है, यह पुस्तक अनंत का है। यहाँ पर भी देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी परसर्ग यानी विभक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं कि यह पुस्तक अनंत की है। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, की। यहाँ पर का प्रयोग अशुद्ध है। तो चले आगे बढ़े। हाँ, फिर यहाँ भी विभक्ति, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर दो वाक्य फिर से है और चित्र के साथ है। चित्र है बरामदे का, हाँ बरामदे का है। तो यहाँ पर दरवाजा का बाईं ओर बरामदा है। वाक्य सुनने में अशुद्ध लग रहा है, लेकिन वहीं पर है देखिए दरवाजे के बाईं ओर बरामदा है। सिर्फ का और के अंतर से ही वाक्य शुद्ध और अशुद्ध हो जा रहा है। अगर आप सही तरीके से का और के का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य अशुद्ध माना जाता है। तो आप देख सक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सर्वनाम। सर्वनाम आप लोग पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं कि संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अशुद्ध वाक्यों में लिखा हुआ है आप आए पर तुम बैठे नहीं, आप आए पर तुम बैठे नहीं। ये सुनने में कैसा लग रहा है, परंतु वहीं शुद्ध वाक्य में आप आए पर आप बैठे नहीं, आप आए पर आप बैठे नहीं। तो ये जो है यानी सर्वनाम शब्दों का भी सही रूप से प्रयोग करना भी वाक्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सर्वनाम का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका वाक्य अशुद्ध समझा जाएगा। अब यहाँ पर फिर कैसा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों से जुड़ा हुआ, वह लोग कल आ जाएंगे, वह लोग कल आ जाएंगे। तो यहाँ पर कभी भी लोग के संग वह का प्रयोग नहीं होता है, वे का प्रयोग होता है। वे लोग कल आ जाएंगे, क्या होगा, वे लोग कल आ जाएंगे। तो आप लोगों को ये छोटे छोटे वाक्य अशुद्धियों की बातों को जानना और समझना चाहिए। तो इससे आप जो लिखते समय गलतियां करते हैं वह आपसे नहीं होगा। हाँ, अब आप देखिए अशुद्धियां फिर आपके सामने हाजिर है। तुम तुम्हारी किताब निकालो, तुम तुम्हारी किताब निकालो। तो आप देख सक रहे हैं शुद्ध वाक्य में क्या लिखा है, तुम अपनी किताब निकालो। तो हमारा प्रयोग क्या होना चाहिए, यानी हम लोगों को यह बातें सीखनी चाहिए, तुम अपनी किताब निकालो। तुम्हारी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, मेरे को तेरे से जरूरी काम है। ये जो वाक्य आप सुन रहे हैं, सुनने में ही आपको देखिए अशुद्धि समझ में आ गई। मेरे को तेरे से जरूरी काम है, पर वहीं मुझे तुमसे जरूरी काम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए। मेरे को शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तेरे से अलग करके, और इस तरह से आप प्रयोग ना करके लिखेंगे मुझे तुमसे जरूरी काम है। चलिए आगे बढ़िए।
अब यहाँ पर आप देखिए, हाँ, अब क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी बहुत बार क्रिया का यानी वर्ब का प्रयोग भी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंका। क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंका। शुद्ध वाक्य, क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंके। उतार फेंके यानी सारे, यानी बहुत सारे आभूषण है ना, एक आभूषण नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, बहुवचन के लिए क्रिया का रूप क्या होता है, बहुवचन होता है। फेंका होगा एक वचन रूप और फेंके है बहुवचन रूप। जैसे उसने काम पूरा किया, उसने काम पूरे किए। तो क्रिया का भी एक वचन और बहुवचन रूप होता है, और क्रिया का भी लिंग संबंधी लिंग संबंधी स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप होता है। जैसे उसने खाना खाया और उसने खाना खा लिया या खाई, उसने खाना खाई, यानी स्त्री और पुरुष के संबंध में क्रिया के लिंग का रूप भी अलग होता है, वचन का रूप भी अलग होता है। तो इस तरह से क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती हैं। आगे बढ़े, यहां देख रहे हैं, तुमने यह, ये पूरी तरह से अशुद्ध है। तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया। अब आप देखिए, पदक्रम संबंधी, वाक्य में शब्द जो है एक के बाद एक सही तरीके से आनी चाहिए। हाँ, यानी वक्ता, हाँ, उसके बाद क्रिया, उसके बाद आपका जो है कर्म, इनका भी एक जगह होता है, उसके अनुसार ही आप उसको वाक्य को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पर देखिए, आप वाक्य पूरा, खरगोश को काट दो और गाजर खिलाओ, ये कुछ समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन वही है, खरगोश को गाजर काट के खिलाओ, यानी खरगोश को क्या खिलाओ, गाजर खिलाओ। तो ये हुआ शुद्ध वाक्य। तो इस तरह से ये हम सीखें कि अगर वाक्य को शुद्ध लिखना है तो हमें शब्दों को सही जगह पर सही तरीके से सजाकर वाक्यों में लिखना चाहिए। अब, हाँ, अब दूसरा है, माला लाओ। क्या कोई माला एक फूल की हो सकती है? नहीं। यहाँ पर देखिए, मैंने शुद्ध वाक्य दिया है, फूलों की एक माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। अच्छा, पुनरुक्ति का मतलब रिपीट। बहुत बार हम लोग वाक्य में क्या करते हैं, एक ही बात को रिपीट कर देते हैं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही बात को रिपीट कर देते हैं, शब्दों को। जैसे कृपया बैठने की कृपा करें, कृपया बैठने की कृपा करिए। तो ये कृपा और कृपया दो बार आ गया है, ये गलत है। दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो क्या होगा, कृपया बैठ जाइए। हाँ, अब इसके बाद है कि वह कोलकाता से वापस लौट आया। तो ये क्या है, वह कोलकाता से वापस लौट आया। वापस का मतलब वापस आना, लौट आया एक ही बात है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा, वह कोलकाता से वापस आ गया। क्या होगा, वह कोलकाता से वापस आ गया। योग्य महत्वपूर्ण बातें, इस वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, अभ्यास कार को खुद से करने का प्रयास करें। बच्चे जो हैं शुद्ध वाक्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं इस लर्निंग आउटकम में। इसके बाद है अशुद्ध वाक्य जानने में, शुद्ध वाक्यों को अपने रोजमर्रा के जीवन में समुचित प्रयोग करने में, विद्यार्थी अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों के मध्य के अंतर को जानने में, अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों से जुड़े अभ्यास को हल करने में, और विद्यार्थी वचन, लिंग, सर्वनाम, क्रिया, विभक्ति, पदक्रम और पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियों को जानने में सक्षम हुए। चलिए, यहीं तक हमारा रहा ये वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।